औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ सबको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, और इसको तैयार करना बहुत आसान है। और सिर्फ ये है कि इसमें याद करने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो और अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो इसलिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार खा जाती हैं। तो मेरा तो यही है, एडवाइस है सारों के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक जो है वो उसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, और इंशाल्लाह बाकी सब इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। हालांकि इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, अभी आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि मुश्किल क्या होता है। आज का जो लेक्चर है वो नाइट्रोजन एंड सल्फर के बारे में है। अब और ये कोई इंतहाई आसान चैप्टर है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओ लेवल से ही हैं। तो मैं एक सेकंड बस मुझे दें, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, इसमें मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आप ज़्यादातर इसमें सुनने की बातें ज़्यादा हैं और बताने की कम है। सुनना है आपने सिर्फ। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और उसकी बॉन्ड एनर्जी 944 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और ये जो इसके ट्रिपल बॉन्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो मोस्टली नाइट्रोजन की जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस जो होती हैं मोस्टली एंडोथर्मिक होती हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2 इज एंडोथर्मिक। ठीक है, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। तो आप ये कहते हो कि नाइट्रोजन की जो वो है सोर्सेज ऑफ NO एंड NO2 जो है वो क्या है? तो वो सोर्सेस हैं सबसे पहले व्हेन फ्यूल burns in in internal combustion engine। तो N2 प्लस O2 जो है वो 2NO बनाता है। फिर क्या होता है कि जो NO आपका बना है वो बाहर जब निकलता है वो हवा के साथ रिएक्ट करता है और वो 2NO2 बना देता है। तो बन गया ना। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप ये भी होता है कि जो NO2 आप हवा के साथ रिएक्ट किया है वो पानी वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट करके 2HNO3 बना दे। ठीक हो गया, तो ये इसके सोर्सेज हैं। अब जो है वो NO एंड NO2 इज आल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सो आप ये रिएक्शन देखें, NO प्लस हाफ O2 जो है वो NO2 बनाया ना, और NO2 प्लस SO2 रिएक्ट करें तो NO प्लस SO3 बनाया। अब इसमें क्या है कि क्या चीज़ कैटलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये NO2 कैंसिल हो जाती हैं, SO2 प्लस हाफ O2 जो है वो SO3 बनाती है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा NO एंड NO
आर यूज एज ए कैटलिस्ट, NOS कैटलिस्ट। ठीक हुआ, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आगे कहता हूँ कि NO2 है और SO2 है और ये NO प्लस SO3 बना रहे हैं और NO प्लस हाफ O2 जो है वो NO2 बना रहा है। तो इसमें जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो है SO2 प्लस हाफ O2 SO3। और इसमें क्या चीज़ एक्ट कर रही है, कैटलिस्ट। NO तो कैंसिल हो गए, NO2, तो NO2 एज कैटलिस्ट। ठीक हो गया, इधर बात खत्म हो जाती है। ये है सल्फर की, सॉरी नाइट्रोजन की। और आगे मैं आता हूँ तो मैं बात करता हूँ सल्फर की। और सल्फर की बात ये है कि सल्फर की क्या बात करें समझ ही नहीं आता। तो हम सीधी सा कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ सल्फर क्या है। हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में सोर्सेज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें होंगे ना सल्फर में, वो ये है कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में सल्फर होती है विच इज एन इम्प्योरिटी। और वॉल्केनिक इरप्शंस जब होती हैं तब भी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज होती है। और तीसरी चीज जो है वो है बर्निंग ऑफ मेटल सल्फाइड और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तब भी आपको पास आ रही होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब आपने सल्फर की बस इतनी बात है। अब हम आगे आते हैं तो आगे हम एक बड़ा क्रूशल टॉपिक है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये भी हम ऑलरेडी ओ लेवल्स में करके आए हुए होते हैं और इधर हम आके दोबारा हमारे एग्जामिनर हमारे सिर पर ये डाल देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज होती है। आजकल की जो नई गाड़ियां उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर आ रहा होता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर की बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं होता ये। अब कैटालिटिक कन्वर्टर में होता ये है कि इसके अंदर एलॉयज होते हैं प्लेटिनम के, रोडियम के, पैलेडियम के। ठीक है, और वो एलॉयज जो हैं सारा काम तो करते ही हो हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं तीन चार डिफरेंट कलर्स को वो कर रहा हूँ इसमें, यही दिखाने के लिए कि इधर कुछ एलॉयज पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि ये कोई एलॉयज हैं, 3 डिफरेंट कलर अगर आपको नजर आ रही होंगे। तो अब बात ये है कि इसके अंदर एलॉयज ऑफ प्लेटिनम, रोडियम एंड पैलेडियम होते हैं। लिख देता हूँ, एलॉयज ऑफ प्लेटिनम, रोडियम एंड पैलेडियम, एंड these alloys act as catalyst। ठीक है, और इस कैटालिटिक कन्वर्टर में होता ये है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स oxidized oxidize and NO2 gases are reduced। अच्छा जी, आपके पास 3 चीजें आ रही हैं अंदर, और 3 चीजें निकल रही हैं। आपके पास इधर से आ रहे हैं NO NO2, इधर से हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं
ये एक्स वाई को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नेचुरल डाइऑक्साइड जो आ रही है ये टू नाइट्रोजन गैस की तरह निकलती है। हाइड्रोकार्बन जो है ये CO2 प्लस H2O की फॉर्म में निकलती है, और CO जो है ये CO2 की फॉर्म में निकलती है। अब होता ये है कि आप इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है, CXY XCO2 Y/2 H2O प्लस Z/2 N2। ठीक है, अब एग्जाम्पल लें कि ये CXHY ऑक्टेन है, C8H18। तो आप कहते हो कि C8H18 जो है ये 8CO2, अच्छा रुकें, अच्छा अच्छा, प्लस H2O प्लस N2 और NO। पहले 18 है तो इधर 9 कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 8 टू 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाए, 16 25। तो 25 ऑक्सीजन है, तो मैं इधर 25 ना लिख दूँ तो पूरा हो जाएगा मेरे पे। इधर 25 है तो इधर भी 25 और 2 हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट हो गए। तो ये आपके पास रिएक्शन बन गया जब आपने ऑक्टेन बर्न किया। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर ये हो रहा होता है, उधर से चीजें आ रही होती हैं, इधर से निकल रही होती हैं। ठीक है, अगली चीज जो हम, एक बड़ा मजे का टॉपिक है, यूजेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स। और वो ये है कि अमोनिया reacts with acids to form salts, and these salts are used as fertilizers. तो अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, और सिर्फ अमोनियम सॉल्ट्स नहीं, लेकिन अमोनियम सल्फेट्स, अमोनियम नाइट्रेट्स एंड अमोनियम फॉस्फेट्स आर आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव्स, बम एक्सप्लोसिव्स भी बना रही होती हैं। तो अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रह रहे हैं तो आपने अपने घर के लिए, घर के लॉन के लिए अमोनियम कंपाउंड्स मंगवाए हैं, कोई अमोनियम नाइट्रेट मंगवा लिया है, तो अगर आपके साथ के घर का कोई गोरा है तो वो डर जाएगा काफी। ठीक है, और इसके अलावा उसके लिए खतरा होगा बड़ा कि इट इज ऑल्सो यूज, नाइट्रिक एसिड जो होता है इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, पेंट्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, एंड इवन नायलॉन। ठीक हो गया, आई एम श्योर आपको यूज ऑफ अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड भी हो गया। लास्ट टॉपिक है जो कि ओ लेवल्स का ही टॉपिक है, यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन को मैं अभी, मुझे 2 मिनट दें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
So this is eutrophication. और eutrophication आपको पता है कि it is the unintentional enrichment of lakes and rivers with phosphates and nitrates encourages the rapid growth of algae. It is called algal bloom. Proliferation of algae and water blocks are usually आप पढ़ लें सारा, ठीक है, मैं आपको एक सेकंड दे रहा हूँ पढ़ लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें वैसे एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। अच्छा जी, तो होता ये है कि आगे आए आप, ये आपके पास एक हरा भरा लेक है पानी से भरा हुआ, और इसके नीचे और ये सर्फ वो है, सरफेस है लेक के नीचे, और इधर कुछ आपके पास पौधे हैं, ये पौधा ये पौधा ये पौधा ये पौधा, और ये आपके पास इधर मछलियां हैं, और ये इधर आपके पास बेबी शार्क है, ठीक है, बेबी शार्क ये आपके पास में। अब होता ये है कि आपने किस बात समझे कि इधर कोई लैंड है, जमीनें हैं इधर आपकी, फार्म लैंड है समझे, और इधर आपने अपने क्रॉप्स उगाए हुए हैं, और जब आपने इधर ला के फर्टिलाइजर रखा है, और जब ऊपर से बारिश हुई है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो जितने भी फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा डले हुए थे लैंड पर, वो सारे के सारे वॉश आउट होके आ जाते हैं आपके समुंदर पर, ये जो भी सी है या जो भी रिवर बॉडीज हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद इधर एल्गाए बनना शुरू हो जाती है, ये आपके पास एल्गाए बन गई, ठीक है। अब माशाल्लाह से जो हमारा सूरज मामू थे, वो धूप दे रहे थे जितनी, वो जितनी भी धूप थी वो ऊपर एल्गाई आ गई, तो वो धूप जो है वो नीचे, जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी तरफ रीच नहीं कर पा रही, तो वो क्या होता है कि अंदर से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डेड, मरना शुरू हो जाती है, उनको पास सनलाइट ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और जो मछलियां हैं, जब ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, जो मछलियां हैं वो भी ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अंदर मछलियां मर जाती हैं, प्लांट्स भी नहीं रहते, पूल या जो भी रिवर बॉडीज हैं वो भी गंदी हो जाती हैं, समझे, ये कोई टूरिस्ट साइट है और इधर कुछ ऐसा हो गया है, तो आपके पास टूरिस्ट भी नहीं आएंगे, क्यों आए भाई इधर, आपके आके समुद्र पर जो एल्गाई जमी हुई है वो देखे आके, और उसके बाद जब भी बहुत ज्यादा जम आ जाती है तो इसकी बू भी होती है बहुत, तो ये बू भी नहीं सही जाती, तो लोग नहीं आते, ठीक है। सो ये मुश्किलात पेश आती हैं। अब इसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं जो वॉश हुए हैं, उसमें अब जो आके आपकी एल्काई को का रिस्पॉन्सिबल है सारा, वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं, और नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो हैं वो क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स की जो सोर्सेज हैं वो क्या है कि फर्टिलाइजर्स लीच फ्रॉम फार्म लैंड ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स,
ये देख सकते हैं आप, सोर्स ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर लीच फाउंड ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स और सीवेज। फॉस्फेट्स के सोर्सेज हैं फर्टिलाइजर, लीच सीवेज और डिटर्जेंट्स। ठीक हो गया। तो ये आपके पास यूट्रोफिकेशन होती है, ये आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं वैसे, मैंने फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म होती है। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी समझ आई होगी मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।